नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने सोइल के टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ देखी थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे सोइल एंड क्रॉप्स, यानी कि कौन सा सोइल किस क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, यानी कि कौन सा सोइल में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अगर प्लांट्स ग्रो होना है तो उसमें किस तरह के सोइल की प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। What type of soil is good for growing crops? किस तरह के सोइल होना चाहिए क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए किस तरह के सोइल की ज़रूरत है। As you have already studied, good soil has the following property. जैसे कि आपने आगे तक पढ़ा कि अच्छा सोइल यानी कि बेस्ट सोइल, गुड सोइल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो क्या यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट है इट कंटेन मिक्स ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल, एक तो उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल होने चाहिए। फिर ह्यूमस होना चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि उसमें ह्यूमस होना चाहिए। इट कंटेन प्लेंटी ऑफ एयर स्पेसेस, एयर स्पेस होना चाहिए, जो कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हो गए तो एयर स्पेसेस तो होगा ही, तो ये पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है। और इट हैज़ ए गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर को पकड़ कर रखने की कैपेसिटी गुड होनी चाहिए। बट द सॉइल इज़ नॉट वाटर लॉग, लेकिन उतना भी नहीं कि पूरा वाटर वहाँ पे लॉग ही हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पानी अगर पकड़ कर रखा तो भी क्रॉप्स के लिए नुकसान ही होगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है किसके लिए, तो कि अच्छे क्रॉप्स के लिए, फॉर बेटर क्रॉप्स, फॉर बेटर कल्टीवेशन, अच्छे से एग्रीकल्चर करने के लिए इस तरह प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। किसमें, तो कि सॉइल में। हैव यू ऑब्जर्व सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर्स? क्या कभी आपने सॉइल के डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व किया है, यानी कि कलर में थोड़े चेंजेस इस तरह के सॉइल देखे हैं। द कलर ऑफ द सॉइल कैन टेल यू द केमिकल्स इट कंटेन, उसके जो कलर्स होते हैं ना, उसके ऊपर से पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से केमिकल्स है। सॉइल के कलर मेन क्या होते हैं, ब्लैक एंड रेड सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल तो अभी हमारे स्टेट में ब्लैक सॉइल है, लेकिन आप जैसे ही साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ पे रेड सॉइल है। देखो ब्लैक कलर सॉइल, सॉइल के टू कलर्स होते हैं, एक तो ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर सॉइल कंटेन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर, जो ब्लैक कलर का सॉइल होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस और वाटर यानी कि पानी होता है। दिस सॉइल इज सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर कैन। ये जो ब्लैक कलर के सॉइल होते हैं ना, उसमें क्या अच्छे से ग्रो होता है, तो कि एक तो कॉटन और दूसरा शुगर कैन और कॉटन, ये दोनों को ब्लैक सॉइल की जरूरत है अच्छे से ग्रो होने के लिए। और जो रेड सॉइल होता है, रेड सॉइल गेट इट्स कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयन। जो रेड कलर का सॉइल होता है उसमें आयन ऑक्साइड होता है, इसीलिए उसका कलर रेड होता है। द सॉइल इज पुअर इन ह्यूमस बट बिकम क्वाइट फर्टाइल व्हेन मैनर्स और फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इट। ये जो रेड कलर के सॉइल होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, यानी कि फर्टिलिटी मतलब क्या, तो कि एबिलिटी टू ग्रो ऑल प्लांट्स। लेकिन ये जो रेड कलर के सॉइल होते हैं इसमें सभी प्लांट्स को सूटेबल नहीं होते, लेकिन जब फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तब इनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सूटेबल हो जाते हैं फॉर ग्रो प्लांट्स। लेकिन ब्लैक सॉइल के कंपैरिजन में रेड सॉइल इतना फर्टाइल होता नहीं है। ग्राउंडनट्स, मिलेट्स, राइस, पोटैटोज एक्सेट्रा ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। इस तरह के सॉइल में, यानी कि रेड सॉइल में क्या, तो कि पोटैटो है, राइस है, ये सभी ग्रो हो सकते हैं। ग्राउंड नट से, मिलेट से, इन सभी को रेड सॉइल में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिक लोकेशन द टाइप ऑफ सॉइल वेरीज इन कलर, टेक्सचर एंड कंटेंट्स, यानी कि जोग्राफिक लोकेशन के ऊपर आधार रख के सॉइल का कलर, टेक्सचर और कंटेंट में डिफरेंसेस आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ब्लैक सॉइल है तो साउथ इंडिया में रेड सॉइल है। तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, जगह के अनुसार सॉइल में के कलर्स में, उसके टेक्सचर में और उनके कंटेंट में डिफरेंसेस आते रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। अलग अलग टाइप के सॉइल अलग अलग स्टेट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। इट मे बी सैंडी, लोमी और क्लेई सॉइल डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। फिर चाहे वो सैंडी हो, लोमी हो या फिर क्लेई हो,
उस जगह के अनुसार वो डिपेंड रहता है। हमारे यहाँ सैंडी है, राजस्थान में सैंडी सॉइल है, हमारे यहाँ क्लेई सॉइल है, कहीं और पे लोमी सॉइल भी होगी, यानी कि अलग अलग सॉइल रीजन के ऊपर सॉइल का टाइप्स डिफरेंसेस होते रहते हैं। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन ए रीजन इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन दैट रीजन। कोई भी रीजन में क्रॉप का ग्रो होना किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो कि वहाँ पे किस तरह की सॉइल, कौन से टाइप की सॉइल है उसके अनुसार डिपेंड रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ ब्लैक सॉइल है तो हम मोस्ट ऑफ क्या एग्रीकल्चर में ग्रो करते हैं, तो कि कॉटन, ये सब हम कपास जैसे कि हम बोलते हैं वो हम ज़्यादा ग्रो करते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल उसके लिए सूटेबल है। यानी उसी तरह के कौन से जगह में किस तरह के सॉइल है उसके अनुसार वहाँ के लोग उसे कल्टीवेट करते हैं। थ्री टाइप्स के सॉइल का 3 पॉइंट्स हमें दिया गया है। फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल फाउंड इन डेजर्ट। कहाँ पे होता है सैंडी सॉइल? डेजर्ट में। डस नॉट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। लेकिन वो सॉइल जो रेत होती है, सैंड होता है, उसमें कोई भी क्रॉप्स ग्रोथ नहीं कर सकता। सैंड में कभी कोई प्लांट्स ग्रो हुआ ऐसा देखा है? नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता। In sandy soil, the soil particles are quite big, so the water percolate very quickly. जो सैंडी सॉइल होता है उसमें पार्टिकल के साइज थोड़े बिग होते हैं, क्वाइट बिग, थोड़ा बिग होता है, इसीलिए उसके अंदर पानी परकोलेट क्विकली यानी कि जल्दी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उस सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती, यानी कि पकड़ कर रख सकने की एबिलिटी उसमें नहीं है, इसीलिए इसमें से वाटर परकोलेट क्विकली, जल्दी वाटर बाहर निकल जाता है। इट ऑल्सो कैरीज अवे द न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स को भी बाहर निकाल देता है। दिस इज कॉल्ड लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग मतलब खामी है। न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होगा तो प्लांट्स को ग्रो कैसे करने देगा प्लांट्स, इसीलिए उसमें प्लांट का ग्रो सपोर्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस मेक द सॉइल अनफिट फॉर प्लांट ग्रोथ, और यही सब रीज़न है कि प्लांट ग्रोथ के लिए वो सॉइल अनफिट है, यानी कि फिट नहीं है, सुटेबल नहीं है। ये देखा हमने सैंडी सॉइल के बारे में। अब हम देखेंगे लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स लाइक लेंटिल्स एंड ग्राम। जो लोमी सॉइल होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल है। किस तरह के क्रॉप्स? जैसे कि लेंटिल्स हो, ग्राम हो। ग्राम मतलब हमें मालूम है मूंग, वो भी दाल ही है, मालूम है ना, मूंग दाल, वो सभी दाल जो होती है उसको ग्राम, यानी कि इस तरह के क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए लोमी सॉइल सूटेबल है। सच सॉइल डज नॉट शो वाटर लॉगिंग, वाटर इज ईजिली ड्रेन्ड आउट ऑफ इट, और इस तरह के सॉइल वाटर को लॉग नहीं कर लेते, उसमें से वाटर ड्रेन्ड आउट ऑफ इट, ईजिली वाटर ड्रेन हो जाता है, यानी कि बाहर भी निकल जाता है। जितनी देर चाहिए उतनी देर रख के फिर जब ज़्यादा देर तक वाटर को होल्ड करके रखने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं कि पानी वहाँ के वहाँ ही जमा हुआ रहे, क्योंकि ज़्यादा देर पानी वहाँ पे रहा तो भी प्लांट्स के लिए क्या है, तो कि नुकसान ही है। तो क्या बोल रहे हैं, ये वाटर लॉग नहीं करता, जब चाहिए तब वाटर को वापस ड्रेन आउट भी कर देता है। क्लेई सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप्स लाइक वीट एंड पेडी। जो क्लेई सॉइल होते हैं वो किस तरह के क्रॉप्स के लिए, तो कि वीट और पेडी जैसे क्रॉप्स के लिए सूटेबल होते हैं क्लेई सॉइल। Clay soil has good water retaining capacity. Water logging take place when there is a heavy rainfall. Being rich in humus, clay soil is very fertile. क्या है, तो कि clay soil किस लिए suitable है, तो कि wheat and paddy को ग्रो करने के लिए। उसके बाद उसमें water retaining capacity good है, यानी कि water को retain करने की कैपेसिटी भी है और वाटर को लॉक करके रखने की भी कैपेसिटी है। लेकिन जब हेवी रेनफॉल होता है तब वहाँ पे वाटर लॉक हो जाता है, मतलब कि पानी जमा हुआ रह जाता है। कब? जब हेवी रेनफॉल होता है तब। बाकी समय तो ये जितना चाहिए उतना रख के बाकी को ड्रेन आउट भी कर देता है। लेकिन जब वाटर रेनफॉल हेवी होता है तब वाटर लॉक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, तो कि ह्यूमस ज़्यादा है, रिच इन ह्यूमस, इसीलिए क्लेई सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल।
ह्यूमस ज़्यादा है इसीलिए क्लेई सॉइल फर्टिलिटी हाई है। किसकी सबसे ज़्यादा पुअर है? तो कि सैंडी सॉइल की। बाकी दोनों में क्रॉप कल्टीवेट हो सकता है। ये हमने देखा सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि किस तरह के क्रॉप्स के लिए किस टाइप ऑफ सॉइल की ज़रूरत है। इसके बाद है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉइल इरोशन। इरोशन मतलब जब पानी का तेज फ्लो ऑफ वाटर होता है, हाई फ्लो ऑफ वाटर, तब से ऊपर का सॉइल क्या हो जाता है, वहाँ से फ्लो होके रिमूव हो जाता है। यानी कि क्या करना, पानी के साथ सॉइल का ड्रेन आउट, उसको कहते हैं एरोशन। अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो सॉइल का धोवन, मतलब कि सॉइल वहाँ से रिमूव हो जाना। सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। क्या बोला फर्स्ट कि लाइफ को अर्थ के ऊपर लाइव करने के लिए सॉइल इम्पोर्टेंट है। इट इज ऑफन कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर और हेवी रेनफॉल। लेकिन यह बहुत बार क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव, कैरिड अवे, वहाँ से दूर हो जाता है जब वहाँ पे तेज़ हवा चल रही हो, अथवा तो ज़्यादा रेनफॉल हो, अथवा तो रेन वाटर हो ज़्यादा, वहाँ से रेन वाटर ऊपर से आ रहा है, कोई नदी का पानी आ रहा है, तो वो ज़्यादातर क्या हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि वहाँ से धोकर चली जाती है। क्या? तो कि सॉइल। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। जो ऊपर के लेयर में जो सॉइल होती है वो पानी और हवा की वजह से वहाँ से रिमूव जो होती है उसी को कहते हैं सॉइल एरोशन। सॉइल एरोशन में क्या होता है, अगर आपने देखा है तो कोई नदी का पानी अथवा तो कोई तालाब का पानी, कोई डैम टूटा तो उसका सब पानी आएगा नीचे के विस्तार में, तो क्या होगा, पानी के साथ साथ सॉइल भी उसके साथ कैरिड आउट, यानी कि उसके साथ रिमूव हो जाएगी, तो उसको कहते हैं सॉइल एरोशन। इट हैपन्स इन प्लेस वेयर सॉइल इज नॉट कवर्ड बाय प्लांट्स। और ये इसी तरह के प्लेस में होती है जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, उसी जगह की सॉइल रिमूव होती है। बाकी जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ की सॉइल इतनी ईजिली रिमूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के रूट ने सॉइल को पकड़ कर रखा हुआ होता है, इसीलिए। प्लांट्स रूट फर्मली होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। प्लांट्स के रूट क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल कैन बी कैरिड अवे ईजिली बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर। और जब वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते तब सॉइल ईजिली वहाँ से हवा और पानी की मदद से कैरिड आउट, यानी कि दूर चली जाती है, यानी कि वहाँ से रिमूव हो जाती है। सॉइल इरोशन इज दस मोर कॉमन इन डेजर्ट और बेरन लैंड। इसलिए सॉइल इरोशन ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, तो कि डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, और बेरन लैंड जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते उसी तरह की जगह में सॉइल इरोशन होते हैं। कॉज ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन के कॉज यानी कि रीज़न क्या है, किस लिए सॉइल इरोशन होता है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि फॉरेस्ट को हम कट करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट ही नहीं रहेगी, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज विच लूजन्स अप द सॉइल। जितना हम प्लांट्स को कट करते जा रहे हैं, जैसे कि हमें जगह चाहिए तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स को कट कर देते हैं और वहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स कट करते हैं उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। सॉइल इरोशंस होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। प्लांट्स हो तभी रेनफॉल्स आते हैं ना, तो मेन रीज़न क्या है सॉइल इरोशन का, तो कि डिफॉरेस्टेशन। फ्लड्स एंड हेवी रेन, ज़्यादा रेन्स और फ्लड्स के कारण भी सॉइल वॉश ऑफ हो जाती है, विच वॉश अवे द टॉप सॉइल। उसके कारण भी सॉइल इरोशंस होते हैं। कोई फ्लड आया या तो हेवी रेनफॉल हुई तो भी क्या होता है, ऊपर का टॉप सॉइल रिमूव हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स अगर ज़्यादातर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हो, ज़्यादा प्लांट्स हो, उसको ज़्यादा खाने लगे तो भी क्या होएगा, तो कि सॉइल इरोशंस हो गए। अभी हमें मालूम है गाय होते हैं, भैंस होते हैं, वो सभी अगर जंगल में ऐसे छोड़ दे तो जो भी प्लांट्स दिखेंगे वो सभी प्लांट्स को वो खाने लगेंगे, तो वो उसी के कारण भी प्लांट्स के अमाउंट में तो डिक्रीज आएगी ही ना। तो ज़्यादा प्लांट्स अगर एनिमल्स खाते जाएंगे तो भी सॉइल इरोशंस हो गए। फॉरेस्ट फायर विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स कवर। और जो फॉरेस्ट में आग लगती है, अचानक बोलते हैं कि उस जगह आग लग गई, तो इस तरह के आग से भी
सॉइल एरोशंस होते हैं, क्योंकि आग लगने के कारण सभी प्लांट्स क्या हो जाते हैं, तो क्या जल तो जाते हैं, लेकिन उसके रूट्स में से दूसरे प्लांट्स भी वहाँ पे ग्रो नहीं होते। उसको वापस सभी प्रोसेस करके मिट्टी को ऊपर नीचे करके उसके बाद ही वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं। कोई भी प्लांट्स का अगर रूट चल गया है तो वहाँ से दूसरा प्लांट, उसके ऊपर से दूसरा प्लांट कंटिन्यू नहीं होगा। पुअर फार्मिंग मेथड, और लास्ट पॉइंट है फार्मिंग मेथड, जो कि पुअर यानी कि अच्छे से फार्मर्स जो होते हैं वो अच्छे से एग्रीकल्चर करते नहीं, उनका मेथड थोड़ा पुअर होता है। कि अगर इस साल ये हमने एग्रीकल्चर में कल्टीवेट किया है तो दूसरे साल अगर हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करेंगे तो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स में और उसकी एबिलिटी में भी एक दूसरे के साथ क्या होएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ी हुई रहेगी। लेकिन बैलेंस नहीं रखते, एक बार वीट कल्टीवेट किया है तो दूसरे साल भी वीट ही करेंगे, तीसरे साल भी वीट ही करेंगे, या कॉटन लिया तो 3 से 5 साल तक कॉटन को ही कल्टीवेट करेंगे, तो ये मेथड उनका बेस्ट नहीं है। पुअर फार्मिंग मेथड समझ में आ रहा है? पुअर फार्मिंग मेथड मतलब फार्मर्स का जो मेथड होता है कल्टीवेट करने का वो थोड़ा पुअर है, इसलिए भी सॉइल इरोशन का एक रीज़न है। अब हमने रीज़न देखे तो उसके प्रिवेंशन यानी कि उसको रोकने के उपाय भी तो देखने पड़ेंगे ना। चलो, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोशंस। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल एरोशन को रोकने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन और एस फॉलोज। नीचे कुछ मेथड दिए गए हैं सॉइल को कंजर्व करने के। प्लांटिंग ट्रीज, मोर एरिया शुड बी कवर्ड विथ ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज, जैसे कि ट्रीज को कट करने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, उसी की तरह प्लांट्स ट्री को यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने को एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना सॉइल इरोशन कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सॉइल इरोशन को रोकने का? एफॉरेस्टेशन। फ्लड कंट्रोल्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो फ्लड भी कंट्रोल हो जाएगा, तो ज़्यादा पानी नहीं आएगा और क्या होगा, पानी वहीं पे जमा हुआ रहेगा। प्लांटिंग ट्रीज एट शेल्टर बेल्ट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जितना हम ट्रीज को प्लांटिंग ट्रीज करेंगे यानी कि जितना ट्रीज हम बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करेंगे उतना तेज़ हवा भी नहीं चलेगी, तो उतनी इफेक्ट भी सॉइल के ऊपर नहीं पड़ेगी। टेरेस फॉर्मिंग ऑन स्लोपिंग एरियाज इन हिल्स विच रिड्यूस स्टेपनेस ऑफ स्लोप एंड चेक सॉइल एरोशंस। यानी कि हिल्स के ऊपर प्लांट्स ग्रो करना भी एक बेस्ट पॉइंट है टू अवॉइड सॉइल एरोशंस। प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग, और ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करना यानी कि एनिमल्स को एक जगह पे रखना कि सिर्फ वहीं के और वहीं उसे खाने के लिए दे दे, तो वो हर जगह ओवरग्रेजिंग नहीं करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है टू रिड्यूस सॉइल एरोशंस। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क है ये 2 क्वेश्चन रीड करके आपको अपने फेयरबुक में लिखने हैं। रीड एंड होम टेस्ट लिखना है, कंपलसरी है, अच्छे से आपको आना चाहिए। जब भी पूछे 5 पॉइंट्स इसके हैं और 5 पॉइंट इसके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको अपने फेयरबुक में लिखने हैं और रीड भी करना है, आपको बिना देखे आना चाहिए। ठीक है, नमस्ते।